बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। आज के बयानिए में हम सियासी, समाजी, नेशनल, इंटरनेशनल तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछले प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम का आगाज़ भी थोड़ा दुख भरा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी वालिदा इंतकाल फरमा गई हैं लंदन में, और आज उनकी नमाज जनाजा भी वहाँ पर अदा कर दी गई है। और मुमकिन तौर पर कल उनकी जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान पहुँच जाएगी और फिर यहाँ वो उनकी तदफीन की जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। सैयद शुएबुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है। हामिद खान अल-मशरकी साहब भी एज यूजुअल प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर आप कैसे हैं? ठीक है। शुएब साहब आपसे शुरू करते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है, जाहिर है एक नो डाउट के बहुत उन्होंने उम्र गुजारी, पोते पोतियाँ, मतलब नस्लें अपनी सारी उन्होंने देखी, लेकिन फिर भी पड़पोतियाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी जाहिर है माँ तो माँ होती है। और ये भी अच्छी बात है कि वो वहाँ पर थी और नवाज शरीफ साहब ने उनकी नमाज जनाजा भी अदा की। बड़ी बात जो जब उनकी डेथ हुई तब भी यही जेर बहस थी सारी बातें कि पता नहीं अब नवाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते, लेकिन वो सुना है कि वो नहीं आ रहे हैं। तो आप इस तमाम मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, बात यह है, एक तो पहले अफसोस की बात है कि इंतकाल हो गया, लेकिन बदकिस्मत ये है कि एक दफ़ा फिर उनकी फैमिली इस जनाजे के लिए इकट्ठी नहीं होगी। बिल्कुल। कुलसुम बीबी की वजह हुआ था, तब भी था। अब ये जो सूरत हाल है अफसोसनाक इसलिए है कि उनको पर पाबंदी नहीं है आने पे, वो अपनी वजह से नहीं आ रहे। मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि उनका पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वैसे मैं एक बात याद आ गई मुझे कि ये पाकिस्तान की वाहिद फैमिली है जिसका नाम उस लिस्ट में शामिल था कि जो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। और पाकिस्तान में एक ही खानदान ऐसा हुआ है जिसके अफराद के नाम पाकिस्तान एंट्री कंट्रोल लिस्ट में इनके लिए बनाई गई थी। बिल्कुल सही। कि ये लोग नहीं आ सकते, वरना पाकिस्तान में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है। एंट्री कंट्रोल लिस्ट सिर्फ इस खानदान की थी जब ये सऊदी अरब गए थे। सही। अब वही बदकिस्मती है कि उनको इतने ज्यादा मुकदमों का सामना है कि नवाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे दोनों हसन हुसैन, शहबाज शरीफ साहब के बड़े बेटे सलमान और फिर उनका दामाद अली, ये सब वहां मौजूद हैं। आज इन्होंने नमाज जनाजा पढ़ ली है। ऐसा ही है। लेकिन उस जनाजे के साथ पाकिस्तान नहीं आए। क्यों? इसलिए कि इनके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमात हैं और इतनी ज्यादा चीजें हैं कि इनको तो एयरपोर्ट से एंटर होने के बाद वापस जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी जेल से निकल के गए थे, सजा याफ्ता है। तो वह माजरत के साथ सजा याफ्ता तो मरियम भी हैं। बिल्कुल। उनको अभी ऐसी कोई खुशकिस्मत खातून है कि जिनको इजाजत है कि आप पाकिस्तान में जहां मर्जी फिरें और हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। इस पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी में और कोई ऐसी खुशकिस्मत खातून नहीं जिसे सजा हुई हो और वो जेल से बाहर बैठी हो। दे आर लकी पर्सन्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलीट क्लास है, लेकिन वो कुछ ज्यादा एलीट क्लास है। लेकिन शिकवे फिर भी अपनी जगह कायम है। शिकवे वो कह रहे हैं जी, मैंने उन वाले साहब से कहा कि आप मत आए क्योंकि ये आपसे इंतकाम लेंगे। वो भाई जेल में जाना इंतकाम तो नहीं है, सजा आपको अदालतें देती हैं। अदालत की दी हुई सजा को मानो तुम। ये वही है ना जैसे बेनजीर ने कंगरू कोर्ट्स कह दिया था जी। तो ये तो उनसे भी 4 रात आ गए। इन्होंने तो अदालतों पे हमला भी किया था खैर से। तो ये इस फैमिली को मुझे मेरे ख्याल में ये बदकिस्मत ही है कि अपने हाथ से कब्र में ना उतारा जाए। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। बड़ा ही बदकिस्मत समझता हूँ मैं उस शख्स को जो मौजूद हो और माँ और बाप को अपने हाथ से ना उतारे कब्र में। बिल्कुल। ये सारी उम्र एक कमी रहेगी इनको। और जहां तक इनकी बात है शहबाज शरीफ साहब की और किबला हमजा की, उनको तो इनको 5 दिन की रियायत मिली है। इनको शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान की जेल में कैद आम आदमी का माँ बाप मर जाए ना, अव्वल तो उसे परमिशन नहीं मिलती ही नहीं है। बिल्कुल। और जो मिलती है वो इतनी होती है कि हथकड़ी में उसको बांध के लाया जाता है और वो जनाजा देखता है वापस। ऐसा ही है। बिल्कुल। इतनी मोहलत भी नहीं दी जाती कि उनको तदफीन का अमल पूरा मुकम्मल हो सके। सही बात है। लकी पर्संस आज आजाद हो गए हैं, 1 तारीख तक आजाद रहेंगे, कुल भी करेंगे, तीजा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, वापस चले जाएंगे। इनको खुश होना चाहिए कि इतनी इनकी सहूलतें मिल रही हैं
वो, लेकिन अगर फिर भी कोई कहे नहीं शोएब साहब कैसे खुश हो सकते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये चाह रहे हैं कि हमें मुल्तान के जलसे में खिताब करने दिया जाए? बिल्कुल नहीं। अच्छा हामिद साहब क्या फरमाएंगे, इससे पहले भी जब कुलसूम नवाज साहब की डेथ हुई तब भी इस तरह की बहुत सारी बातें, जब वो बीमार थी तब भी उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई, फिर जब उनकी डेथ हुई तब भी, अब भी जाहिर है उनकी जब वालिदा नवाज शरीफ साहब के वालिदा की डेथ हुई है, अब भी बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए वो भी की जा रही हैं, लेकिन वो बातें सच हैं। क्या कहते हैं इस तमाम मामले? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो बेगम शमीम अख्तर थी, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालदा थी, उनके बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ये बात बड़े लोगों से मैंने सुनी है और बहुत सारी किताबों के रेफरेंसेस भी मिले कि वो पॉलिटिकली इनके लिए बड़ा सहारा थी। जहां मियाँ शरीफ साहब से ये मशवरे करते थे ना, वहां पर जहां पर क्रिटिकल डिसीजंस आते थे या जहां इनको लगता था कि अब मामला डोलने लगा है, तो वो अपनी वालदा से दुआ के लिए कहते थे, वालदा की तरफ चले जाते थे। और बहुत सारी जगहों के ऊपर अभी भी रिसेंटली जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए हैं और फिर जब इनकी बीमारी हुई है और जिस तरह ये बाहर गए हैं, तो बहुत सारी इतलात हैं कि इसमें भी इनकी वालदा का एक रोल था। तो मैं ये समझता हूँ कि बहसियत माँ जो भी वो अपनी औलाद के लिए कर सकी वो सारी जिंदगी करती रही। कहा जाता है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब जो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं, तो ये विरसे में उनको अपनी मदर से मिला। अब जहां तक बात है जनाजे में ना आने की, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये जब इनके वालिद फौत हुए उस वक्त इन्होंने कहा जी कि मुशर्रफ हमें आने नहीं दे रहा। ठीक होगा जी, जब ये बेगम कुलसूम नवाज की रखलत होती है तो उस वक्त हसन और हुसैन नहीं आते हैं और जो कुछ होता है पूरी दुनिया ने देखा। अब इनकी वालदा फौत हुई। बात ये है कि मैं इसको समझता हूँ कि ये जो दुनिया में ना कभी कभी इंसान को इबरत पकड़नी चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी आप अपनी वालदा को कंधा ना दे सकें। ठीक है, और आपके जो बच्चे हैं, आप चाहे जो भी बहाना कर लें, मैं ये समझता हूँ कि एक कर्ब और एक तकलीफ से तो मियाँ नवाज शरीफ भी गुजर रहे हैं, उनके पोते पोतियां भी गुजर रहे हैं। वहां पर जो भी हैं, देखें सलमान का भी वही रिश्ता है उनसे जो हसन और हुसैन नवाज का है। ठीक हो गया ना? तो इस हवाले से उस तकलीफ को मैं महसूस करता हूँ, लेकिन इसको मैं इबरत के तौर पे देखता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला से हमेशा आजिज़ी से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान से गलतियां होती हैं और उसी की माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हम देखें कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जिस तरह पेरोल पे इनको रिलीज किया गया है और उसके ऊपर दोनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, एक अपने क्रेडिट लेना चाह रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब कि जी लोगों को तो 2-2 घंटे की पेरोल नहीं मिलती और इनको 5 दिन की मिल गई, बल्कि कुछ जगह पे आ रहा है शायद 2 हफ्ते तक की दे दें, तो वो 40 दिन की डिमांड कर रहे हैं। 40 दिन का तो मतलब ये कि ये कह रहे हैं जी हमने पूरी पीडीएम की तहरीक भी चलानी है, सब कुछ करना है। तो ये कितनी बदकिस्मती है कि आप माँ के जनाजे के साथ सियासत करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं, 40वें पे दोबारा इजाजत ले लें। हाँ, 2 दिन की ले लें, बिल्कुल। बात यह है कि सियासत जो है ना, सियासत को इस तरह के मौकों के ऊपर एज एन अपॉर्चुनिटी ना देखें और इबरत पकड़ें और अल्लाह से माफी मांगे और जितनी भी गवर्नमेंट मौका दे रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारी रिवायत नहीं है। या तो आप कहना जी कि हमारे यहाँ या किसी जगह पे भी हो जी कि पहले किसी को महीने की छुट्टी दी जाती थी और इनको 2 दिन की या 5 दिन की दी गई, तो इनको तो मैक्सिमम दी जा रही है रिलैक्सेशन। सो आई थिंक गवर्नमेंट का अहसन इकदाम है, पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा दिल दिखाया है और इसके अंदर जो है वो मैं फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलिए पीडीएम के जलसों की बात कर लेते हैं शेख साहब। अब बिलावल को तो कोरोना हो गया और ये कहा जा रहा है कि आसफा भुट्टो जो है वो खिताब करेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा, बहुत दूर की बात नहीं है, माजी करीब की बात है, जब आसफा भुट्टो ने निकली थी वो जनाब और गाड़ी पे बैठी थी और बड़ा एक जलसा को लीड कर रही थी, तब उनको कहा जा रहा था कि उनकी बड़ी मुशाबत है बेनजीर साहिबा के साथ और बड़ा एक वावेला मचा था, लेकिन फिर वो बैक स्टेप पे चली गई। तो अब फिर वही जोश और वलवला नजर आ रहा है। बिलावल जो हैं वो 2023 में तो नहीं, 24 में 35 साल के हो जाएंगे, तो वो वजीर आज़म बनने की उम्र आ जाएगी, अहल हो जाएंगे, उसके अहल हो जाएंगे। आसफा छोटी है सबसे, तो उसके पास अभी भी 5 साल वो और पीछे है। तो बख्तावर इस दौड़ में नहीं है। बख्तावर तो शुरू से ही नहीं है, शुरू से नहीं है, वो कभी भी इस दौड़ में नहीं रही। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी फिट नहीं है। अच्छा,
सियासत आम आदमी का काम नहीं है पाकिस्तान में, ये सियासत नहीं है, ये कुछ और है। भुट्टो ने कभी सियासत नहीं की, नहीं वो साइड पे रही है। देखिए ना, सनम भुट्टो को बड़ी कोशिश की गई सियासत में लाने की। जब बेनजीर की वफात हुई तो लोगों ने कहा जी कि शी कैन टेक इट और ये आ जाए, और सनम भुट्टो ने कहा जी मैं नहीं आऊंगा। सर वो स्पेशल वसीयत आ गई थी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि बड़ी कोशिश की गई उसको लाने की। तो उसने कहा जी मैंने तो सबकी अपने हाथों से अपने 2 भाइयों का कत्ल देख लिया, अपनी बाप की फांसी देख ली, अपनी बहन को वजीर आजम होने के बावजूद कत्ल होते देख लिया, तो मैं क्यों जान दूं जा। सर जरदारी साहब की वसीयत बड़ी बिल्कुल नहीं, उसके बावजूद सनम भुट्टो का एक अपना स्टैंड रहा। और लेकिन चलिए उसके अलावा भी तो वो एक्टिव हो सकती थी। वो जैसे गनवा भुट्टो हो गई और वो बिलावल वगैरह से मिलती रहती हैं, एज ए खाला वो मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आशफा को ये लाना चाहते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं आया उसका। आशफा आएगी अपने वक्त पे, और मेरा ख्याल है कि शायद 2023 में उसको अभी वक्ती मुतबादल इलेक्शन भी लड़वा देंगे, लेकिन शायद कि ना लड़ाएं। लेकिन ये पाकिस्तान में 18 की तो वो हो चुकी है, ये उसकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग तैयारी हो रही है, और एक जलसे से बड़े जलसे से खिताब करना बड़ी बात है आसफा के लिए। लेकिन इसका मुझे देख अफसोस ये हो रहा है कि मौरूसी पार्टियां हैं, बिल्कुल क्या अपना राजा परवेज अशरफ और जनाब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके बच्चों का कोई हक नहीं है, या इन लोगों का खुद कोई, मतलब बेनजीर मर गई थी तो उन्होंने वो बना दिया गिलानी साहब को, और अच्छा चूंकि गिलानी साहब को वज़ीर आज़म बनाया था तो खुद सदर बन गए थे कि कंट्रोल ऊपर से करना है। देखें, मतलब ये वो पार्टियां हैं जो अपने कमी समझती हैं अपने नीचे बैठने वालों को। ये तमाम पार्टियां मतलब कमी हो गया ना, जागीरदार का बेटा जागीरदार। कितना अजीब लगता है जब बिलावल साहब खड़े होते हैं, खिताब कर रहे हैं, आसपास एहतजाज साहब खड़े हुए हैं, खुर्शीद शाह खड़े हुए हैं, तो वो एक इकराम रबानी खड़े हैं, बच्चे के नाम खड़े हैं, जिनकी पूरी स्ट्रगल है, पूरी हिस्ट्री है। एक पाकिस्तान में ऐसे ही है, ग्रेड 18 का डीसी होता है और उसके सामने बेचारा ग्रेड 20 का टीचर जो स्कूल का हेडमास्टर है या प्रोफेसर जो प्रिंसिपल है, वो झाड़े खा रहे होते हैं। ये हमारा माशरा बदकिस्मती से कुछ ऐसा है कि हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे, ये बदकिस्मती है। लेकिन मुझे जो अफसोस ये हो रहा है कि इतना सख्त कोरोना है जी, इतना बुरा हाल है, और जिस तेजी से ऊपर जा रही है हम वहीं पहुंच चुके हैं जो पीक थी जून वाली हमारी, और हम इसके बावजूद समझने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं वो आवाम आना चाहती है तो आने दो उसको, यार को खुदा का खौफ करो। तुम खुद तो माइक ढक के ऊपर स्टेज पे चंद लोग बैठ जाओगे, वो जो नीचे एक के ऊपर एक चढ़ा होगा और वो बुरे तरीके से जुड़े हुए खड़े होते हैं जी, बिल्कुल। तो उनको कौन बचाएगा? और मुल्तान में ये कोरोना किस तरह ऊपर जाएगा ये पता चल जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो सारा चीजें सामने आ जाएगी। सही कह रहे हैं हामिद साहब, इसी तरह से है। आप देखें बख्तावर भुट्टो की एंगेजमेंट जो सेरेमनी है जो पिछले 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि चली ही जा रही है, उसमें भी हमने देखा कि जी अगर कोई गेस्ट आएगा तो वो सबसे पहले अपना कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो अपनी पहले व्हाट्सएप करेंगे, अपनी फैमिली को वो महफूज कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन जब आती है जलसों की बात आती है वहां पर आवाम का कोई ख्याल नहीं। बात यहाँ पर ये सवाल मेरा यहाँ पर ये, क्या आवाम को अब भी शऊर नहीं है? मैं आपको बताऊं अंग्रेजी में ना इसके बारे में एक लफ्ज आता है गिनी पिग्स। ये अवाम को गिनी पिग्स समझते हैं, तजर्बा का इनके ऊपर सिर्फ तजर्बे करना चाहते हैं। सही। इनका मतलब ये बदकिस्मती है कि जब एक सियासी रहनुमा टीवी के ऊपर ये बात कह दे कि जी वो मरते हैं मरे, अगर अपने खुद ही आएंगे ना इससे बड़ी क्या बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर स्टेज के ऊपर मौजूद बिलावल को, जिसमें चीदा लोग होते हैं ना स्टेज पे, ठीक है ना, स्टेज पर सारे वो हैं जिन्होंने बड़ी एहतियात की होगी, सब कुछ किया होगा, उसके बावजूद कोरोना हो गया। आप सोचिए जो नीचे लोग जो आप बसों में वैगनों में भर के ला रहे हैं, एसओपीज या मास्क तो दूर की बात है, आप समझिए कि उनमें से एक वैसे भी बीमार हो तो उसमें कोरोना भी फैल रहा है, उसमें दूसरी बीमारियां भी फैल रही हैं। मतलब आप ये देखिए कि इनकी बेहिसी इक्तदार के लिए है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये अवाम की सियासत नहीं कर रही, अवाम को समझने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अवाम जो है ना, बदकिस्मती ये है कि अवाम को एजुकेट नहीं किया गया कि आपके अपने राइट्स के लिए जो बोलता है आप उसके लिए बाहर आए। बिल्कुल।
जो आपको अपना रियाया समझता है, आपको पंजाबी में हम कहते हैं कमी कमीन समझता है, आप उसके लिए कैसे बाहर आ सकते हैं? आपको अगर वाकई आपको एक लेबोरेटरी में तजर्बागाह की तरह गिनी पिग समझ के बुलाया जा रहा है कि जी अच्छा जी 50,000 की गैदरिंग के बावजूद नहीं फैला, तो पाकिस्तान में ये है, तो पाकिस्तान में वो है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत डेंजरस सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन लेती है तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का एक्शन भी ठीक होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ कोशिश करे कि किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, चाहे वो अवामी सतह पे हो, चाहे वो किसी तरह से हो, अगर कर सके। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका फॉल बैक बड़ा बुरा होना है। गवर्नमेंट इस तरह का कोई स्टेप लेती है जैसे वो अब भी कर रही है, जो उसकी जिम्मेदारी भी है, फिर कहा जाता है कि जी वो हमसे डर गए, बिल्कुल इंतकामी सियासत होने लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी ताकत से डर गए। इस अपना हुकूमती पार्टी को भी कसूरवार समझता हूँ। जब तक तो इलेक्शन लड़ना था उस वक्त तो हमारे जलसे ठीक थे, तो जब इलेक्शन वहां पे खत्म हो गया, हम जीत गए, तो हम दूसरे को कह रहे हैं तुम ना करो। लेकिन शेख साहब उस वक्त इतनी शिद्दत दोनों नहीं थी। नहीं, ये बात सुमेरा की ठीक है, इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी अब है। नजर आ गया था कि ऊपर राइज हो रहा है। नहीं वो सही है, वो तो पहले शुरू हो गए थे। देखिए हुकूमत के पास इस वक्त तो एक बड़ी वाज़ेह प्ली है कि पूरी दुनिया में इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्शन है एवरी डे। इस वक्त ठीक है, पूरी दुनिया में एक दिन में कहीं 30,000 मरीज आ रहे हैं, इंग्लैंड में तो 40,000 फ्रांस में आ रहा है, 2.5 लाख अमेरिका में आ रहा है, 2-2 लाख इंडिया में आ रहा है, एक दिन का पेशेंट। ठीक है ना, तो पाकिस्तान का तो फिगर्स अभी ऊपर जाएंगे और इससे डर लग रहा है। और इस तरह के किसी क्योंकि जिस तरह की प्रिकॉशंस लास्ट टाइम ली गई थी उस तरह की नहीं है ना लॉकडाउन में। हाँ, और आप ये देखिए कि ये लोग डिफरेंट शहरों से लाए जाएंगे जलसे में, माजरत के साथ ये तो लाए जाएंगे। बिल्कुल। तो हम जो बाहर सड़कों पे फिर रहे हैं, हम में से कितने परसेंट मास्क पहने हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं, वो एसओपीज और एहतियात तो एक अलग मामला है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शोएब साहब, अभी हम बात कर रहे थे जैसे बख्तावर भुट्टो की एंगेजमेंट, कुछ बातें उनके जो फियांसी है, बड़ी बदकिस्मती है अगर वो सही है। उस फैमिली के बारे में कुछ आप फैमिली के बारे में ये बातें अगर सही हैं और खुदा ना ख्वास्ता वो उस कम्युनिटी से हैं जिसको भुट्टो साहब ने गैर मुस्लिम करार दिया था। अच्छा, देखें इसी खानदान से भुट्टो साहब थे, इन्हीं के नाना थे, इन्होंने ही उस पूरे फिके को, उस पूरे फिरके को गैर मुस्लिम करार दिया था। मेरी मुराद कादियानियों से। जी बिल्कुल। अब ये जो कहानी बताई जा रही है, सोशल मीडिया फैला रहा है और उसके मुताबिक उनका बकायदा हवाले दिए जा रहे हैं उस खानदान के बारे में। अगर वो ऐसे हैं तो देन आई एम सॉरी। नहीं, इतने दिनों से ये बात चल रही है, आपको नहीं लगता तरदीद आनी चाहिए? तरदीद तो तब आएगी जब कुछ तरदीद होगी। शेख साहब बिल्कुल यही बात है। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह देखिए ट्वीट्स वगैरह जिस तरह उनके शेयर किए जा रहे हैं, उनके वालिद के जो दुल्हा है उनके वालिद के और उसके दादा के, उसके दादा के, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई तरदीद ना आना, ये मैं समझता हूं कि एक तरह से इस बात को एडमिट करना है कि जी हाँ ऐसे ही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, खुदा ना ख्वास्ते बड़ी तो बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं, दो चीजें पाकिस्तान के साथ ये बदकिस्मती रही है, पाकिस्तान के साथ चलती आई है, वो ये कि जब ये जो अहले इक़्तिदार हैं ये अपने फैसलों के अंदर कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। हमने देखा, देखिए नुसरत भुट्टो से जब शादी की तो उस वक्त एक इशू बना, ठीक हो गया। इसके उसमें कोई ऐसी बात नहीं कहा जाता था ना जी कि जी ये जी ईरान से हैं और इनका जो बैकग्राउंड है ये है वो है, लेकिन ये कि उन्होंने तो अपने आप को बड़ा खूब मतलब जिस तरह ढाल लिया, हर चीज कर ली। और ये जो मामला है ये डायरेक्ट भुट्टो साहब की जात के साथ अटैच है, इसका जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी जिस मामले का हमेशा से ले रही है। एटमी धमाके के बाद दूसरा बड़ा एटमी प्रोग्राम के बाद सबसे बड़ा क्रेडिट यही लेते हैं जी कि हमने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। और बहुत सारी जगह पे ये कहते हैं जी कि भुट्टो को फांसी की वजह भी एक ये फैसला है। इस सारी सूरत हाल के बाद एक बात समझ आती है कि ये पीपल्स पार्टी इसका कोई लेना देना अब भुट्टो की पार्टी से नहीं। मैं तो इस तरह देखता हूँ कि ये अब जरदारी की पार्टी है, ये अब जरदारी की पार्टी है, इसका भुट्टो खानदान से भी लेना देना नहीं रह गया। सही है। मतलब ये जो ये लास्ट ड्रॉ बिलावल के साथ जो भुट्टो लगा है वो नहीं होना चाहिए, किसी के साथ बिलावल जरदारी होना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए अगले इशू की जानिब चलते हैं। हामिद साहब, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा अभी दौरा किया, उन्होंने 2 दिन कबली लाहौर का, और उनका मकसद तो था चौधरी बरादरान के पास आना और उनकी चौधरी शुजात साहब की जो है वो तीमारदारी करना, लेकिन उसी की मद में उन्होंने कुछ उनके शिकवे शिकायतें, उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज जो थी वो भी दूर करने की कोशिश किया। किस हद तक कामयाब हुए होंगे वजीर आज़म साहब? मैं आपको इसमें
पीटीआई के लिए खुशखबरी ये है कि वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा बहुत कामयाब रहा। अच्छा। और ये बड़ा लॉन्ग ड्यू दौरा था लाहौर का। एग्जैक्टली। हाँ, इसके अंदर 2-3 मामलात थे जिसको सेटल करना वज़ीर आज़म के लिए बड़ा जरूरी था। इसके अंदर एक मामला यही था कि जी चौधरी बरादरान नाराज हैं। चौधरी बरादरान ने कई जगह ये शिकवा बरमला किया कि जी पिछले 1.5 माह से आप देख रहे हैं चाहे शुजात साहब बीमार हैं और इतने डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं तो खान साहब नहीं आ रहे हैं या पीटीआई की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा। और जिसको कहते हैं ना, इसको इमरान खान ने अपॉर्चुनिटी के तौर पर बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने कैश भी किया है। और इस दौरे में दो और खान साहब को। मैं समझता हूँ खान साहब को मशवरा किसी ने ठीक दे दिया है या खान साहब ने खुद कोई पहली दफा देर आयत दुरुस्त। एक और इस दौरे के हवाले से 2 और अहम चीजें हैं जो मैं कहूंगा इमरान खान साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा जी कि जो लाहौर के अंदर जिस तरह ये सीसीपीओ उमर शेख लगे हैं और इसके ऊपर बड़ी ले-दे हुई है, उन्होंने बड़ा वाजे कहा जी कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर को कब्जा माफिया से जान छुड़वाऊं। बिल्कुल सही। लाहौर के अंदर जो पुराने कब्जे हैं उनको छुड़वाया जाए। उन्होंने इशारतन एक कब्जा ग्रुप का भी नाम लिया कि जी वो अब चीखे मारेगा। ये बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की पोजीशन मजबूत हो। आपको भी पता है शेख साहब, आपको भी पता है कि उस्मान बुज़दार साहब को जो बचाने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कब्जा माफिया के खिलाफ इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दिया, प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी ये बात कर रहा है, उसका मतलब ये कि गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव पे सीरियस है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए बात ये है कि लाहौर में बहुत सारे नाम लिए गए, लेकिन उसका आज अगर गवर्नमेंट सीसीपीओ आईजी या वजीर आला एक्शन लेते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं मीडिया की हैसियत से, जिम्मेदार सहाफी की हैसियत से। तीसरी चीज ये है कि अब जो वो खिचड़ी पक रही थी जी के परवेज इलाही साहब शायद वजीर आला बन जाएंगे और दूसरी पार्टी साथ मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब वो सारी खबरें जो हैं दम तोड़ गई, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई। ये कहना है गुब्बारे से हवा निकली, गुब्बारे से हवा निकली, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा हामिद साहब, जैसे हामिद साहब ने कहा भी कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब कुछ अर्सा पहले, बल्कि 6 से 8 माह की अगर हम बात करें तो ठीक होगा कि जो भी इनकी कोलिशन पार्टीज थी उन सब में हमने देखा कि काफी सारी वो भड़क रही थी और एक तो छोड़ भी गई, बिल्कुल उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई। तो यहाँ पर आना और तमाम तर मामले को हल करना पंजाब में पीटीआई की पोजीशन को अब बरकरार रखेगा उसी तरह। खान साहब आते रहते हैं लाहौर, लेकिन चौधरी से मुलाकात नहीं हो रही थी। यही बात बिल्कुल। लेकिन ये कहानी तभी शुरू होती है जैसे ही नैब की तरफ से मुस्लिम लीग काफ के किसी बंदे को कोई लेटर जाता है ना, तो उसके बाद फिर गुस्सा निकल आता है। लाजमी बात है अगर मोहन सराय को बुलाया जाएगा तो चौधरी साहब तो गुस्सा करेंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो जिस केस में बुलाया जा रहा है वो ऑलरेडी 20 साल पुराना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि कैदी मर जाता है और उसको सजाए मौत बाद में होती है। ये यहाँ पे ये है। जहाँ तक सवाल है उस्मान बुज़दार का, तो उसके लिए मैं आपको एक पुराना वाक़या याद दिला देता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ परवेज इलाही ने बगावत तब की थी, बिल्कुल ठीक, 85 में जब 88 तक थे ये। तो उस वक्त ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा ज्यादा किला बड़ा कायम है, कहानी खत्म हो गई। इधर भी किला कहानी कायम हो गई। इनका इसलिए किला कायम है कि नवाज इमरान साहब तशरीफ लाते हैं, इधर खुद बैठते हैं, साथ वाली कुर्सी पे बुज़दार को बैठाते हैं, सामने पूरी कैबिनेट बैठी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्हें समझ आ जाती है कि इमरान और बुज़दार इकट्ठे ही हैं। और सर समटाइम तो ऐसे रूमर्स होते हैं कि बस ये 30 डेज है, 25 डेज है, गया बस, अब नया कौन होगा, फलां हो गया, डन हो गया। ये वही है कि जब उनकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी वालों की, तो रोज आता था सुबह लपेटी गई, कल लपेटी जाएगी, बस आखिरी महीना है। 5 साल पूरे हो गए। नवाज शरीफ साहब के दौर में ही मुस्लिम लीग नून वाइब हो रही थी, लेकिन वही हुआ। यूसुफ ज़ई गिलानी साहब ने खत्म किया, सरदार परवेज सब आ गए, इन्होंने खत्म किया, शाहिद हक़ानी अब्बासी आ गए। 5 साल दोनों के पूरे हो गए। अब भी वही हालात चल रहे हैं और यही हालात चल रहे हैं। लेकिन इस दफा इमरान खान का मुतबादिल कोई नहीं है।
और वो इमरान खान खुद भी कह चुके हैं उन्होंने खुद भी कहा कि उसके बाद को इकट्ठा नहीं रख सकता। ऐसे कोई एक मरकज नहीं है पार्टी। वो याद है आपको बच्चों में बंदर किला खेल होता था तो रस्सी के साथ एक सेंट्रल होता हाँ, तो शेख साहब ये भी तो बड़ी खतरनाक बात है ना। नहीं उनकी पार्टी में है ही नहीं, है कोई नहीं है ना। मतलब आज इमरान खान साहब खुदा ना ख्वास्ता ना रहे हैं तो आप यकीन करें इस पार्टी को बिखरने में कोई टाइम नहीं। वही तो बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है बिल्कुल। और स्कैटर्ड हो जाएंगे सारे, क्योंकि इनका जो इत्तेहाद जिस बात पे है ना वो इमरान खान ने इकट्ठा रखा हुआ है। ऐसे और ना कोई वजह कोई भी नहीं, नेचुरल इत्तेहाद और नहीं देखे ना ये तरीन हो गए, कैसी बड़ी बात है कि मुखालिफ सारे, हाँ यही तो सारे एक दूसरे के मुखालिफ जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी जो 50-20 साल से एक दूसरे के खिलाफ शक्ल नहीं देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो खान साहब का जो है ना इत्तेहाद, इसका सिर्फ एक फायदा हुआ है पाकिस्तान को कि आज हमें ये पता चल गया है कि करप्ट कौन है और करप्ट कहाँ से है, किस जगह से पैसे जाते थे हमें तो पता ही नहीं होता था, वो हम एजुकेट हुए, और कहाँ से आते थे पैसे ये हमें नहीं पता होता। खान साहब ने हमें सबको बता दिया कि ये करप्शन है। इसका पता चलना वो तो एक अच्छी बात है ही, लेकिन मेरा ख्याल अब इसको रुक भी जाना चाहिए। वो भी सबसे बड़ी बात तो वही है जब तक सजाएं नहीं होंगी, सजाएं नहीं होंगी। हमारे यहाँ बदकिस्मत ये पहले एहतसाब अदालत सजा देगी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट आ जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच आएगा और इंशाल्लाह तब तक हुकूमत खत्म हो जाएगी। चले अच्छा हामिद खान साहब, अब जीबी इलेक्शन हो गए, अब नया टास्क है जी के सीएम कौन होगा। वजीर आजम साहब ने तो खालिद खुर्शीद साहब का नाम लिया, उन्होंने तो उनको चूज किया है। किस तरह से देखते हैं आप उनको? मैं आपको बताऊं, खालिद खुर्शीद अच्छी चॉइस है, प्रोफेशनली लॉयर हैं, वकील हैं और जीबी के अंदर उनकी सियासत भी काफी है और अली अमीन गंडापुर के बड़े करीब हैं। बस फिर तो अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जिस दिन इलेक्शन हुआ जुल्फी बुखारी के नहीं है करीब, तो सर ये इकट्ठे थे ना, तो एक ही बात है। अली अमीन गंडापुर के करीब होना जुल्फी बुखारी से भी ज्यादा जरूरी है और बुखारी साहब के भी करीब हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन इलेक्शन हुआ तो इनका कंटेस्ट बड़ा क्लोज हुआ। अच्छा, तो इसके ऊपर बड़ी परेशानी थी, मुझे कुछ कॉल्स आई दोस्तों की कि यार जो 3 नाम टॉप पे हैं उनमें इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। तो अगर ये हार गए तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। सही। तो ये इनका जो जीतना था इस तरह पीटीआई को थोड़ा सिक्योर, यहाँ तक था कि उन्होंने कहा जी कि अगर ये हार गए तो हो सकता है कि पीटीआई अपनों में से वज़ीर आला ना ले बल्कि आजाद उम्मीदवारों से उठा ले, यहाँ तक बात हुई। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये काफी आसान फैसला था वज़ीर आज़म के लिए। उसकी वजह बिल्कुल शेर साहब सही कह रहे कि एक तो जुल्फी बुखारी और ऊपर से अली अमीन गंडापुर, यानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर जो 2 मेनली बंदा देख रहे हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के ये दोनों देख रहे हैं, तो उस हवाले से इनको उनकी भी हमायत है और इमरान खान साहब का एतमाद भी हासिल है। तो उम्मीद है कि ये अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे और इतने मतलब एक ये है कि यंग है इतने और उस हवाले से फिर एज ए लॉयर उनका एक बैकग्राउंड है, उसके अंदर उनका काफी लॉन्ग मतलब लोग उनको जानते हैं। सही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बेहतर चॉइस है गिलगित बल्तिस्तान के। अच्छी चॉइस है। असल में हुआ ये था कि आपको याद है वो बिलावल साहब ने शोर मचा दिया था कि ये सब आजाद उम्मीदवारों को ये कह के शामिल कर रहे हैं तुम भी वजीर आला हो, आ जाओ तुम भी हो, आ जाओ तुम भी हो। वो सारी तो वो चीजें उसमें हवा निकल गई। दूसरे ये 2018 में शामिल हुए थे, बिल्कुल मतलब हाँ अब उनको 2 साल हो चुके हैं इस पार्टी में शामिल हुए, तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि ये आज आए थे तो सिर्फ इसीलिए आए थे, ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। दूसरा ये कि अब जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ है उसमें डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में बड़ी अजीब सी बात है, मुझे वो फर्क समझ नहीं आ रहा है कि अमजद जैदी साहब जो स्पीकर में उन्होंने 18 वोट लिए हैं और मुखालफों ने लिए हैं गुलाम मोहम्मद ने 8 और जो डिप्टी स्पीकर है नजीर अहमद साहब उन्होंने 22 वोट ज्यादा वोट लिए। बिल्कुल। और जो मुखालिफ रहमत खालिक उसने भी 1 वोट ज्यादा 9 लिया है। इसका मतलब ये है कि वहां पसंद नापसंद लोगों ने अपनी चॉइस पर्सनल चॉइस भी रखी है। इसका मतलब आजाद लोग शामिल तो हुए हैं लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना दोस्ती का ताल्लुक जो है उसको कायम रखा। बिल्कुल सही। चलिए जनाब, लग रहा है कि अब हम अपनी जो नेशनल सियासत के बाद इंटरनेशनल सियासत की बात कर लें। लग रहा है कि ट्रम्प साहब जो है वो हार अपनी मान रहे हैं, कबूल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने का छोटा सा इशारा दिया है, तो जाहिर है करना तो उनको एंड में यही है। तो क्या देखते हैं आप? देखिए बात ये है कि बहुत सारी चहमगोइयां अभी भी हो रही हैं
कि जी ट्रंप ने अभी भी कहा है जी कि मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, और उन्होंने एक जगह कहा जी कि अगर जज को समझ आ जाए तो मैं कानूनी जंग हालांकि हमने जीत सकता हूं। पिछले प्रोग्राम में बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था कि इट्स इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, टेक्निकली बहुत मुश्किल है, इलेक्टोरल वोट्स का डिफरेंस बहुत बड़ा है। 232 है ट्रंप के पास, 306 यानी 306 है जो बाइडेन के पास, और उसके अलावा जितनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिकन, उसने पूरी तरह से जो बाइडेन को आइंदा प्रेसिडेंट तस्लीम कर लिया है, उसको सारी ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी हैं। उनके लिए उनको प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल मिल चुका है, कमला हैरिस को एज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल मिल चुका है। उनकी जो फैमिली है उनके साथ वो CIA और वो जो सिक्योरिटी है वो उसी तरह अटैच हो गई है। सो मेरा ख्याल ये है, हाँ मेरा ख्याल है कि अब ट्रंप फैंटेसी वर्ल्ड में है ये 2 महीने तक ये जागेंगे उस दिन जिस दिन 14 जनवरी को एकदम इनको कहा जाएगा जी कि अब आप व्हाइट हाउस में नहीं है। रहमान वाला इनके ऊपर तो नहीं वो तारी हुआ कहीं नहीं छोड़ना ही नहीं चाह रहे। ट्रंप बहुत ही ज्यादा जज्बाती आदमी है, वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए ना, एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको याद है कि रिंग में अंदर उसने अपने हाथ से वो टेंड की थी उस शख्स की, WWE का चेयरमैन था, उसके बाल सारे उतार दिए थे इसने, ये बकायदा खुद वहां रिंग के अंदर पहुंच गए थे। तो ट्रंप तो बड़ी पुरानी बातें याद करा रहे हैं, हमने भी क्लिप ही देखे। तो ट्रंप जो है ना वो एक टोटल डिफरेंट आदमी था। बिल्कुल, वो अमेरिकन सदारत अपना यहाँ तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात। उसने काम भी ऐसे ही किए सारे, उसने टोटल जो थोड़ी सी चीजें थी उनको उल्टा भी है, ऐसे नहीं था। बिल्कुल। अब ये जो अपना सऊदी अरब और इस खिते की जो सियासत है वो दोबारा किस तरफ को टर्न होगी ये अभी देखना है। इसके ऊपर मैं ईरान के साथ जो बाइडेन ने कह दिया कि हम दोबारा उनसे मुआहदा करेंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि BBC और CNN पे एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि सदर ट्रंप ने पिछले 4 दिन में 2 बार अपने जो फौजी हैं उनसे ये मशवरा किया है कि मैं जाने से पहले ईरान की न्यूक्लियर जो तंसीबात है उन पे हमला करना चाहता हूँ। जी ये बात सुनिए। और आप सोचिए कि मतलब उनको मैं इसको क्या कहूँ कि पैदल हैं दिमाग से या क्या करना चाह रहे हैं कि वो जो बाइडेन के लिए इतना मैस क्रिएट करके जाना चाह रहे हैं। तो नए बंदे रख रहे हैं कि जी वो ना तो न्यूक्लियर डील कर सके, ना वो पेरिस अकॉर्ड पे चल सके, और ये कि जी मेरा नाम आ जाए जी मैंने ईरान पे बमबारी कर दी थी। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत है और मेरा ख्याल ये है इसको भी वो पर्सनल ले रहे हैं क्योंकि जाहिर इसका फायदा तो उनको कोई होना नहीं है। बिल्कुल। और इसके ऊपर और उनको ये भी गुस्सा है कि जी अभी नेतन्याहू और जनाब वो जो किंग जो हैं जैद वो नॉमिनी हो गए नोबेल पीस प्राइज में, इनका नाम नहीं आया। ये बड़े पहला अमेरिकी सदर है जिसको पीस प्राइज नहीं मिल रहा, पिछले ओबामा को भी मिल गया था, उससे पहले भी। तो ये अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो बाइडेन उस दौर में मौजूद थे ओबामा के साथ, जब इन्होंने ईरान से मुआहदा किया, वो बड़ा अहम डील, उस मुआहदे को बिट्रे किया ट्रंप ने। बिल्कुल। अब उस मुआहदे के ऊपर अगर दोबारा जो बाइडेन आते हैं तो खित्ते के अंदर थोड़े से यूरोप बड़ा पुरुमीद है इसके तो उस खित्ते के अंदर एक दफा फिर सियासत तब्दील होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त तो सऊदी अरब का जो दौरा किया है नेतन्याहू ने, उसके बाद ईरान के हवाले से बहुत सारी चीजें अब उसमें आ रही हैं कि सऊदिया और इजराइल अगर इकट्ठे होते हैं तो ईरान के साथ क्या होगा। ये जो सियासत है ना ये इस वक्त बहुत टर्न ले रही है तेजी से, मशरिक़ वुस्ता की सियासत बहुत तेजी से कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। और लेकिन इस बात का आपने कहा ना कि दौरा किया, सऊदी अरब ने तो डिनाई किया कि कोई दौरा नहीं किया इसके ऊपर। वो जूस पूरी दुनिया में सब जगह इस्राएली मान गए हैं। मान गए नहीं वो कंफर्म तरीके से माना है उन्होंने, ऐसे नहीं है। नियोम में प्लेन उतरा है, फ्लाइट ट्रैक रिकॉर्ड खुद वहां मौजूद था, पोम्पियो वहां मौजूद था, और CIA के साथ मोसाद चीफ जो है वो UC कोहन तक था। तो मतलब ये सारी चीजें बड़े तरीके से हो गई हैं वहां पे। वैसे ये ऐसे ही नहीं है जैसे एक दिन अचानक भारतीय वजीर आजम बम्बई मोसाद चीफ, अपना क्या नाम है इसके, राह के चीफ केजरीवाल क्या नाम है, जाती उम्र पहुंच गए थे। बिल्कुल। क्या कह सकते हैं, ये सियासत की बदकिस्मती है। मुसलमानों के साथ तो बहुत हमेशा। सर तो हमारे कंट्री के अंदर भी तो कुछ बातें चल रही हैं ना कि जैसे हमने पिछले दिन देखा मुबशर लुकमान साहब बैठे हुए थे और वो भी इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, और उनकी इजराइल को भी वो बड़ा कह रहे थे कि इट्स अ गुड कंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तो यहाँ पर अब क्या सीन क्रिएट होने वाला है पाकिस्तान में? अवाम की जो सेंटिमेंट्स है ना वो इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा है। आप तो सब्र नहीं कर सकते किस तरह लोग बाहर सड़क पे निकलेंगे। ये कोई दुबई नहीं है जहाँ कोई नहीं निकला, ये पाकिस्तान है। यहाँ अगर जनाजे के लिए
कोई लाख 2 लाख 4 लाख लोग आ सकते हैं ना, तो इस इशू के ऊपर जैसे ही आएगा ना बैतुल मकदस जी कि हमारा किबला अव्वल, बिल्कुल उसके हवाले से पाकिस्तान ने वहां बिट्रे कर दिया, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो जो शख्स ये करेगा, मैं नहीं समझता। अब तो इमरान खान उसमें नहीं होगा, इसमें बड़े क्लियर है, बड़ा क्लियर है, उसने कह दिया हुआ है, उसने कहा जो कायदे आज़म ने कहा था हम तो उसी पे। और दूसरी बात ने बड़ी वाजे कही थी कि कश्मीर का इशू का हमारा स्टैंड ही खत्म हो जाता है अगर हम किसी भी अंदाज में लेकिन सर अभी भी बहुत सी बातें उठ रही हैं कि हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं बहुत सारी, वो कहीं से उठाई जाती हैं और फीड की जाती है बाकायदा। ठीक है चलें, कोरोना की अगर पहले हम बात कर रहे थे तो अब जो हमारी टीम है वो दौरा न्यूजीलैंड पे है और वहां पर कुछ खिलाड़ियों में नालायकी की है कोरोना जब आपको आपके कमरे के अंदर पाबंद कर दिया गया है तो आप बाहर कॉरिडोर में गप्पे क्यों मार रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं एक दूसरे के साथ, और मास्क भी नहीं पहने हुए। अब वो हर फ्लोर के ऊपर तो कैमरा लगा हुआ है, होटल इंतजामिया ने वो तमाम जो था वो उठा के बोर्ड के हवाले कर दिया। सही उन्होंने देखें न्यूजीलैंड वो मुल्क है जिसने सबसे पहले अपने मुल्क में कोरोना ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपने खिलाड़ी को जो इंग्लैंड से अपने बाप को देखने के लिए टूर छोड़ के गया था, उसको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा। ऐसा ही तो वो आपके खिलाड़ियों को क्यों माफी देंगे? उन्होंने क्लियर कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम हुआ आई एम सॉरी, आपको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं एक चीज और देख रहा था मैच कि ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक बैठी हुई है, 50% क्राउड इज अलाउड, एग्जैक्टली, और वो फासले पे भी नहीं बैठे। भारतीय तो सारे जुड़ के बैठे हुए थे, ऐसे ही मुझे लगता है अब ऑस्ट्रेलिया की बारी आ रही है। देखिए उनकी गलती है, उन्होंने अलाउ किया। बिल्कुल हामिद साहब, हमारे भी यहाँ पर आपको भी पता ही है कि किस तरह से तेजी से इजाफा हो रहा है और पिछली दफा से ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस को आप कितना इफेक्टिव समझते हैं कि कुछ जो है वो उसका पूरा कर सकेंगी? बात ये है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस कितने % स्कूल दे सकते हैं, जो बहुत थोड़ी फीसें ले रहे हैं, जो जिनके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। बहुत सारे स्कूलों ने तो माजरत कर ली है, ठीक हो गया। गवर्नमेंट स्कूलों में भी इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है चीदा स्कूलों के सिवा। सो बात यह है कि आवाम की सेफ्टी को देखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया कि तालीमी इदारे बंद करें। सही, इस हद तक हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन अगर ये तालीमी साल एक बार फिर डिस्टर्ब होता है तो इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस उठेंगे, क्योंकि अगर इस बार भी बच्चों को बगैर इम्तिहानों के अगली जमातों में प्रमोट कर दिया गया तो आप ये समझें कि आप पूरा 1-2 साल का एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिन्होंने अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स तैयार नहीं किए, पास नहीं किए। उन्होंने ही आगे चल के 10 साल बाद 6 साल बाद किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने कुछ बनना है। मैं समझता हूँ कि मेरी जाती हद तक तालीमी इदारे खाली बंद कर देना हल नहीं था। अच्छा। उसके अंदर जो मुराद रास है उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि तालीमी इदारे बंद करने का होता क्या है कि जी सारे माँ बाप बच्चों को लेके मरी चले जाते हैं या छुट्टियां मनाने उन्होंने कहा फिर बच्चे शॉपिंग मॉल्स में भी नजर ना आए, मॉल्स में नजर आते हैं, प्लेलैंड्स में भी नजर ना आए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर इसको आप देखें तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपने बच्चों को बचाना है तो फिर आप रिस्ट्रिक्शंस पूरी अप्लाई करें। अब आप लाहौर में देख लें, पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम और दूसरे सारे भरे हुए हैं और बच्चे पूरा हॉलीडे मोड में हैं। ठीक हो गया। सो मेरा ख्याल ये है कि तालीमी इदारों की छुट्टियां इस तरह देने का फायदा नहीं था। मासी भाई ये कि शफकत महमूद वो बच्चों के वजीर आज़म बन गए। इसमें शेर साहब का इस पे कमेंट लेंगे सर, लेकिन जैसा कि वो उन्होंने कहा जो हमारे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड में उनकी अपनी कोताही है, तो आप भी इसको करते हैं? मैं इसको सेकंड करता हूँ जी, कोताही भी है और नाअहली भी है। और इसके साथ साथ आपको बताऊं पीसीबी ने एक अकलबंदी की, उसने 35 बंदों का भेजा है इस बार। बिल्कुल इस तरह समझिए कि 3 टीमें बन सकती हैं। तुम वापस आ जाओ। हाँ, कि 20-22 प्लेयर भी वापस आ गए तो 10-12 बच जाएंगे खेलने। मतलब मकसद यही है, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि दिस वाज अलार्मिंग। ये सारों के लिए एक वार्निंग भी है, अलार्मिंग भी है, और खिलाड़ियों को भी इसको संजीदगी से लेना है, मैनेजमेंट को भी संजीदगी से लेना है। बात यह है कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान किसी तरह की भी शर्मिंदगी या सुब की बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे साथ पहले ही बहुत सारी क्रिकेट में मुश्किल से वापसी हुई है, बड़ी ज्यादतियां हो चुकी हैं। अब क्रिकेट हमारी जो है वो फलनी फूलनी चाहिए और उसमें खिलाड़ियों की बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर आती है एंड में कि एहतियात जो है वो आपने खुद करनी है, अपना ख्याल जो है वो आपने खुद रखना है, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल खुद रखना है। आज के प्रोग्राम में हमारा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जो था वो
कोरोना पर ही रहा, क्योंकि जान है तो जहान है। ऐसे। और हमें अपने लिए भी एहतियात करनी है, अपने बच्चों के लिए भी एहतियात करनी है, अपनी फैमिली के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, ताकि जिस तरह से हमने पिछली दफा इस मूजी पेंडेमिक पर बड़े सक्सेसफुल तरीके से काबू पाया, इस दफा भी हम इंशाल्लाह इससे छुटकारा हासिल जरूर करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हामी साहब बहुत शुक्रिया आपका, शेर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।